स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है HAP का यूनिट 1 पार्ट 1, जिसमें हम एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, लाइफ प्रोसेस, लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इसके बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली अभी आपका B.Pharm में इनरोलमेंट हुआ है तो आपको लगेगा थोड़ी सी टिपिकल फील्ड है, मेडिसिन के बारे में पढ़ना है, पर सिर्फ मेडिसिन के बारे में ही नहीं पढ़ना है। आपको अपनी बॉडी के बारे में पता होना चाहिए, और ये सिर्फ एक फार्मेसी स्टूडेंट के लिए रिक्वायर्ड नहीं है। हर इंडिविजुअल को ये बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। ऑल्दो B.Pharm इतना कुछ डिफ़िकल्ट कोर्स नहीं है। 4 साल बाद आपको ऐसा फील ना आए कि आप में नॉलेज गेन नहीं करी, आप बस पास होने के लिए पढ़ रहे थे, आप सिर्फ कॉपी भर रहे थे। इसलिए नॉलेज होना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इंस्टेड ऑफ बस शीट भरा है। शीट आप एक ही लाइन 10 बार लिख के भी भर सकते हैं, बट अगर एग्जामिनर ने या किसी ने आपसे पूछ लिया कि आपकी शीट ही पढ़ ली ना, तो बहुत अच्छा नहीं होता है वो किसी के लिए भी। तो मेरा वही मोटिव है कि मैं आपको नॉलेज प्रोवाइड करूँ रैदर देन आपको पास होने के तरीके बताऊँ। आप नॉलेज से पास हो सकते हैं, बट पास होने के तरीके से आप में नॉलेज तो दूर की बात, आप पास होने के भी चांसेस कम हो जाते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम इस चैप्टर से। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में एक बेसिक सा डिफरेंस है। जब हम किसी के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं, किसी भी पार्ट के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं, दैट इज़ एनाटॉमी। और जब उस स्ट्रक्चर के फंक्शंस के बारे में, क्या रोल है उसके बॉडी में, इसके बारे में पढ़ते हैं, दैट इज़ नोन एज फिजियोलॉजी। ठीक है, एनाटॉमी क्या होता है? स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी। जो भी बॉडी में स्ट्रक्चर्स हैं उनके बारे में पढ़ना, उस स्ट्रक्चर के क्या क्या पार्ट्स हैं, उनके फंक्शन क्या है, उनका रोल क्या है, फंक्शन नहीं, उनका बाकी पार्ट से क्या लिंक है, वो उसको पढ़ना। फॉर एग्जाम्पल हम हार्ट के बारे में पढ़ रहे हैं। अब हार्ट में पार्ट कौन कौन से हैं? एओर्टा है, वेंट्रिकल है, सुपीरियर वेना कावा है, इन्फीरियर वेना कावा है। इन सब के बारे में पढ़ना कि इनका रिलेशनशिप क्या है बाकियों के साथ। ये है हमारी एनाटॉमी। फिजियोलॉजी में क्या होता है? हम देखते हैं कि बॉडी सिस्टम हमारा काम कैसे कर रहा है एक्चुअली, और जो भी ये ऑर्गन्स हैं या जो भी ये एक्टिविटीज़ हैं वो हमारी लाइफ में क्या मेन रोल है उनका, क्या वो मेंटेन कर रही है लाइफ, क्या नहीं कर पा रही हैं, और हमारी इंडिविजुअल की हेल्थ में इन बॉडी सिस्टम का क्या रोल है। इसको हम किस में पढ़ते हैं? फिजियोलॉजी में पढ़ते हैं। एनाटॉमी में हम सिर्फ स्ट्रक्चर और रिलेशनशिप के बारे में पढ़ते हैं, बट फिजियोलॉजी में हम पूरा कैसे वो काम कर रहा है, कैसे कर रहा है हमारी लाइफ में, हमारी हेल्थ में उसका क्या रोल है, इसके बारे में हम किस में पढ़ते हैं? फिजियोलॉजी में पढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं 7 लाइफ प्रोसेस पे। कोई भी ऑर्गेनिज्म है, इसमें ये 7 फीचर्स, मतलब 7 ये फंक्शंस तो होते ही होंगे। कौन कौन से? ये 7 प्रोसेसेस कौन कौन से हैं? मूवमेंट, दैट ऑर्गेनिज्म, इफ एनी ऑर्गेनिज्म हैज़ द एबिलिटी टू मूव, दैट देन वी विल कंसिडर इट एज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, रिप्रोडक्शन, रिप्रोड्यूस कर रहा है, एक है तो 2 कर रहा है, जैसे कि बाइनरी फिशन में होता है। ठीक है, रिप्रोडक्शन की कैपेबिलिटी है उसकी। रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। व्हाट इज़ एक्सटर्नल स्टिमुलाई? बाहर की कोई भी चीज़ अगर आपको परेशान कर रही है या आपकी बॉडी के इंटरनल एनवायरनमेंट, मतलब आपकी बॉडी के अंदर कोई इफ़ेक्ट कर रही है, दैट इज़ नोन एज एक्सटर्नल स्टिमुलाई। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको किसी ने पिन चुबा दी तो आपके इंटरनल, मतलब आपकी स्किन को हार्म होगा, आपकी स्किन अंदर से डैमेज होगी। ठीक है, ये सब इस पर जो हमारी बॉडी का रिस्पॉन्स है, अगर वो बॉडी रिस्पॉन्स कर पा रही है तो हम लाइफ प्रोसेस हमारे में हो रहा है, नहीं कर पा रही है दैट मीन्स दैट इज़ अ नॉन लिविंग थिंग। ठीक है, फिर है न्यूट्रिशन, उसको न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट होती है। एक्सक्रीशन, एक्सक्रीट भी करता है, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको एक्सक्रीट करता है। रेस्पिरेशन एंड ग्रोथ, रेस्पिरेशन कर रहा है, ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल कर रहा है, और वेस्ट प्रोडक्ट को एक्सक्रीट कर रहा है, और ग्रोथ कर रहा है, अपने आप को ग्रो कर रहा है। हाइट के बेसिस पे नहीं, बट बॉडी के अंदर जो फंक्शनिंग है उस सब के बेसिस पे ग्रो हो रही है। तो ये है हमारे 7 लाइफ प्रोसेसेस। डायरेक्टली पेपर में पूछ लिया जाता है 2 मार्क्स में भी, और 7 मार्क्स में भी अगर पूछा है तो आप इसको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हैं एक फ्लो चार्ट के भी फॉर्म में। ठीक है, अब हम बात करेंगे लेवल ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। आपने केमिस्ट्री में 11th-12th में पढ़ा होगा कि एटम से मॉलिक्यूल्स बनते हैं, मॉलिक्यूल्स से केमिकल्स बनते हैं, ये सब पढ़ा ही है। वही हम बायोलॉजी के फॉर्म में आज पढ़ेंगे। क्या होता है? हमारे जो एटम्स होते हैं वो आपस में कंबाइन होकर क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल्स, जिनको हम केमिकल्स भी बोलते हैं, सच एज प्रोटीन, ये सब। ठीक है, केमिकल्स आपस में कंबाइन करके क्या बनाते हैं? सेल बनाते हैं। जब सेल आपस में कंबाइन होते हैं तो क्या बनाते हैं? टिश्यू, टिश्यू कंबाइन होते हैं तो ऑर्गन, ऑर्गन कंबाइन होते हैं तो ऑर्गन सिस्टम, एंड उसके बाद ऑर्गन सिस्टम आपस में जब कंबाइन होते हैं, जैसे कि हार्ट का पूरा मैकेनिज्म है, किडनी का पूरा फंक्शनिंग है, जब ये सब कंबाइन होंगे आपस में तब एक होल ह्यूमन बीइंग बन जाएगा।
इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। विद इन द बॉडी आर डिफरेंट लेवल्स, हमारी बॉडी में बहुत सारे लेवल्स हैं जिससे ऑफ स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन, कॉम्प्लेक्सिसिटी, थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होता है और स्ट्रक्चर में, ऑर्गेनाइजेशन में हम पढ़ाई करते हैं इस बारे में। इन लेवल्स का जो बेसिक फर्स्ट पार्ट है वो है हमारा एटॉमिक लेवल। द मोस्ट फंडामेंटल इज द एटॉमिक लेवल, मतलब इससे पहले हम नहीं स्टार्ट सजेस्ट कर सकते, पहला हमारा कंपाउंड एटम ही होगा, एटम ही आपस में मिलेगा। एटम की स्मॉलेस्ट यूनिट के बारे में हम नहीं पढ़ रहे हैं। एटम्स कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल, जब एटम्स आपस में कंबाइन होते हैं तो मॉलिक्यूल्स बनाते हैं जिनको हम केमिकल्स भी बोलते हैं, केमिकल्स या फिर बायोकेमिकल्स। फॉर एग्जांपल प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड्स है, ठीक है। अब ये जो बायोकेमिकल्स हैं ये जब कंबाइन करते हैं तो एक सेल बनाते हैं, जो कि सेल की सबने डेफिनेशन 9th क्लास से पढ़ने लगते हैं। सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। जब हमें कैंसर भी होता है ना तो सबसे पहले हमें सेल डैमेज होती है, जिसकी वजह से हमारा पूरा टिश्यू, फिर ऑर्गन सिस्टम और फिर ह्यूमन बीइंग को भी दिक्कतें आती हैं। तो सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सॉरी आप लोग को दिख नहीं होगा, मैंने कहा सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अब सेल्स जब आपस में कंबाइन करती हैं तो टिश्यूज़ बनाती हैं। अब ये सेल्स एक ही टाइप की चाहिए, सेल्स अलग अलग टाइप की होती हैं। जब एक टाइप की सेल, जैसे कि कोई सेल है ए, कुछ हैं बी, जब ए आपस में कंबाइन करेंगी तब वो बनाएंगी एक टिश्यू, ठीक है। जब बी आपस में कंबाइन करेंगी तो बनाएंगी दूसरे टाइप का टिश्यू। तो अगर सेम टाइप की सेल्स आपस में कंबाइन हो रही हैं और उनका फंक्शन सेम है तो उसे हम क्या कहलाएंगे, टिश्यू बोलेंगे। टिश्यू हमारा एपिथेलियल टिश्यू भी हो सकता है, कनेक्टिव भी हो सकता है, और भी काफ़ी टाइप के टिश्यूज़ होते हैं जो हम आगे क्लासेस में पढ़ेंगे। अब बात करेंगे ऑर्गन्स की। जब डिफरेंट टाइप के टिश्यूज़ आपस में कंबाइन करते हैं तो वो क्या बनाते हैं, ऑर्गन बनाते हैं, ठीक है। तो ऑर्गन कैसे बनता है, जब डिफरेंट फंक्शनिंग टिश्यू कंबाइन टू फॉर्म ऑर्गन, जो कि बहुत ज़्यादा मल्टीपल फंक्शन परफॉर्म करते हैं। स्टमक है, लिवर है, इसके एग्जाम्पल्स। जब ऑर्गन्स आपस में कंबाइन करते हैं तो वो क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनाता है। फॉर एग्जांपल हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या क्या आता है, हमारा माउथ आता है जहाँ से हमने फूड को इंजेस्ट किया, उसके बाद हमारा स्टमक आता है, लिवर, पैंक्रियास, इंटेस्टाइन, ये सारा काम क्या है, फूड को इंजेस्ट करना, डाइजेस्ट करना, एब्जॉर्ब करना और जो भी वेस्टफुल प्रोडक्ट है उसको बाहर निकाल देना, इजेक्ट करना। तो ये सब कौन कराएगी, प्रॉपर एक बॉडी का सिस्टम है, ठीक है। तो हमारे ऑर्गन्स आपस में कंबाइन करते हैं और क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं जो वैरायटी ऑफ फंक्शंस परफॉर्म करते हैं एक प्रॉपर बॉडी के फंक्शनिंग के लिए, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम में ये सारे पार्ट्स होते हैं जिनका काम ये सब होता है, मैं समझा चुकी हूँ। अब आता है रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी कौन कौन से पार्ट होते हैं, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में आते हैं लंग्स, ट्रैकिया, सबसे पहले तो नोज़ आती है जहाँ से हमने ब्रीद इन करा, ट्रैकिया, लंग्स, ब्रोंकस, एल्वुला, ये सब आते हैं। इनका काम क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस और ब्रीदिंग, जो हमारी नोज़ का काम है ब्रीथ करने का। उसके बाद हमारे जो अंदर के लंग्स हैं, एल्वुला हैं, उनका काम क्या होता है, एक्सचेंज करना, ऑक्सीजन से ऑक्सीजन को लेना अपनी बॉडी में और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देना। ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट है। तो हमारे जो ऑर्गन्स होते हैं वो आपस में कंबाइन करते हैं प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, और आपस में कंबाइन होने के बाद उनको हम क्या कहते हैं, ऑर्गन सिस्टम कहते हैं। और जब यही ऑर्गन सिस्टम आपस में सब जुड़ जाते हैं तो उनको हम कहते हैं होल ह्यूमन बॉडी। तो ह्यूमन बॉडी को हमने एक फॉर्म में कलेक्ट कर लिया, मतलब एक ही इंडिविजुअल में ये सारी चीज़ें होंगी तो ये प्रॉपर क्या है, ह्यूमन बॉडी है। तो एटम्स आपस में कंबाइन करेंगे तो मॉलिक्यूल्स बनाएंगे, मॉलिक्यूल्स कंबाइन करेंगे तो सेलुलर लेवल पे सेल्स बनाएंगे, फिर टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम, और इससे बनेगा प्रॉपर एक ह्यूमन बीइंग। अब जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होता है वो हमें क्या क्या प्रोवाइड करता है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट मतलब बॉडी के बाहर का एक पोर्शन पूरा हमें ऑक्सीजन भी प्रोवाइड करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है एक प्रॉपर बॉडी की फंक्शनिंग के लिए। जो भी बॉडी के अंदर के अंदर इंटरनल एनवायरनमेंट का जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो हम कहाँ एक्सक्रीट करते हैं, हमारी बॉडी के बाहर, मतलब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में। तो वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ सेलुलर एक्टिविटीज़ आर इवेंचुअली एक्सक्रीटेड, मतलब बॉडी के बाहर हम इसको एक्सक्रीट कर देते हैं, ठीक है। द स्किन, जो स्किन होती है एक इफेक्टिव बैरियर है। फॉर एग्जांपल अगर बाहर कोई बैक्टीरियाज हैं, हर जगह है, अगर हमारी बॉडी डायरेक्टली बैक्टीरिया के कांटेक्ट में आ जाएगी, हमारा हार्ट सपोज डायरेक्टली बैक्टीरिया के कांटेक्ट में आ गया तो क्या होगा, हमारे हार्ट पे असर आएगा, हमारे हार्ट डैमेज भी हो सकता है, बहुत सारी हार्ट डिसीज़ेस भी हो सकती हैं जो मैंने कार्डियोवैस्कुलर डिसीज़ेस वाली वीडियो में बताई भी है,
ऑल्दो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से नहीं आ रही है, पर अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है बाहर, हमारे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में, तो हमें बहुत सारी डिजीजेस हो सकती हैं। तो हमारा स्किन एक इफेक्टिव बैरियर है जो हमारी बॉडी टिश्यूज़ को बचा के रखता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से, क्योंकि हमारा एक्सटर्नल जो एनवायरनमेंट होता है वो कंसिस्टेंटली चेंज होता है। कभी ठंडी है, कभी गर्मी है, कभी बैक्टीरिया कोल्ड के बहुत है, कभी ट्यूबरक्लोसिस के हैं, कभी सनलाइट बहुत ज़्यादा है, एटमॉस्फेयर चेंज हो रहा है, ह्यूमिडिटी बहुत है। तो इस सब से हमारी बॉडी का इंटरनल एनवायरनमेंट अपने आप को प्रोटेक्टेड रखता है। ये एक डायग्राम है, जैसे समझ कर आप ये टॉपिक अच्छे से समझ जाएंगे। इस इंडिविजुअल का इंटरनल एनवायरनमेंट है, ठीक है। इसको कौन कौन इफेक्ट कर सकता है? हमारा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, जिसमें टेम्परेचर भी आता है, पैथोजन आता है, सनलाइट, एटमॉस्फेयर और भी काफ़ी चीज़ें, ठीक है। तो हमारी बॉडी का काम क्या है? इस इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन करना, किससे? एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से, और इसके साथ एक प्रॉपर रिदम मेंटेन करना। ऐसा ना हो कि हम इंटरनल एनवायरनमेंट से एक्सटर्नली कुछ एक्सक्रीट आउट ही नहीं कर पाए। हमें अपना एक प्रॉपर एक रिदम फॉर्म करनी है अपनी बॉडी की एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ। आगे बढ़ने से पहले डायग्राम आप समझ लीजिए पहले, जिसकी वजह से आप पूरा टॉपिक समझ जाएंगे। ये हमारी सेल्स हैं, ठीक है। सेल्स किसके अंदर है? मतलब जब हमने, जैसे फॉर एग्जांपल ये मैंने डायग्राम बनाया, आप इसे देखेंगे ध्यान से, ये हमारे सैंड के पार्टिकल्स हैं, ठीक है। ये सैंड के पार्टिकल्स हैं और ये हमने वाटर ब्लू कलर का पोर कर दिया इसमें। तो हमारी सेल्स जो सैंड है वो किस में इमर्ज्ड है? वाटर में। तो हमारे सैंड के आसपास क्या है? वाटर है। वैसे ही हमारे सेल्स के केस में होता है, जो हमारी सेल होती है उसके बाद क्या होता है? इंटेस्टाइनल फ्लूइड होता है, ठीक है। ये फ्लूइड का काम होता है चीज़ों को एक्सचेंज कराने का, मतलब न्यूट्रिशन सेल के अंदर भेजने का, और जो भी एक्सक्रीटेड वेस्ट प्रोडक्ट है उसको इंटेस्टाइनल फ्लूइड में डालने का, ठीक है। हमने कोई चीज़ इंजेस्ट करी माउथ से, ठीक है, वो चीज़ एब्जॉर्ब हुई, उसके न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब हुए, कहाँ पहुँचे? ब्लड में पहुँचे। ये हमारी ब्लड स्ट्रीम है। अब जो न्यूट्रिशन है वो हम कहाँ जाएंगे? हमारे सेल्स में जाएंगे। किसके थ्रू जाएंगे? इंटेस्टाइनल फ्लूइड के थ्रू जाएंगे। मतलब कि पहले ब्लड से कहाँ जाएगा न्यूट्रिशन? हमारे इंटेस्टाइनल फ्लूइड में जाएगा, और इंटेस्टाइनल फ्लूइड से कहाँ आएगा? हमारे सेल्स में आएगा। सेल्स ने इसको प्रॉपर्ली डाइजेस्ट करा, इसको कंज्यूम करा, और जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है वो किस में डाल दिया? इंटेस्टाइनल फ्लूइड में डाल दिया। अब इंटेस्टाइनल फ्लूइड में जैसे ही गया, इसको इंटेस्टाइनल फ्लूइड से कहाँ चला गया? ब्लड स्ट्रीम में चला गया। ब्लड स्ट्रीम से किडनी ने इसे एब्जॉर्ब करा और बॉडी के बाहर फेंक दिया। ये है प्रॉपर मैकेनिज्म, ठीक है। समझ नहीं आया फिर से देखिए इसको, बहुत ही ईजी है, ठीक है। अगर आपको स्टिल समझना है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं आपको समझा दूंगी एक वीडियो और बना के। अब देखते हैं। द इंटरनल एनवायरनमेंट इज़ वाटर बेस्ड मीडियम। जो इंटरनल एनवायरनमेंट है वो वाटर बेस्ड मीडियम है, जिसमें सेल्स इमर्स्ड होती हैं, डिप होती हैं, ठीक है। द सेल्स आर ब्रेथ इन फ्लूइड कॉल्ड इंटेस्टाइनल और टिश्यू फ्लूइड। इस फ्लूइड को हम क्या कहते हैं? इंटेस्टाइनल फ्लूइड या फिर टिश्यू फ्लूइड, जिसमें सेल्स क्या होती हैं? बैठी हुई होती हैं, बेथ होती हैं, मतलब भीगी हुई होती हैं, ठीक। सेल्स एब्जॉर्ब ऑक्सीजन। जो सेल्स होती हैं वो ऑक्सीजन न्यूट्रिशन को इंटेस्टाइनल फ्लूइड से एब्जॉर्ब करती हैं, और कहाँ? और उसके बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो कहाँ से डालती हैं? ब्लड में। यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि सेल्स ने ऑक्सीजन न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करा इंटेस्टाइनल फ्लूइड से। इंटेस्टाइनल फ्लूइड में कहाँ से आ गई? ब्लड के थ्रू। तो ब्लड से गया इंटेस्टाइनल फ्लूइड में, इंटेस्टाइनल फ्लूइड से गया सेल्स में। अब जो सेल्स ने वेस्ट प्रोडक्ट निकाला है वो कहाँ जाएगा? सेल वेस्ट डिफ्यूज इनटू द ब्लड स्ट्रीम वाया इंटेस्टाइनल फ्लूइड। सेलुलर वेस्ट कहाँ जाएगा? पहले इंटेस्टाइनल फ्लूइड में जाएगा, और इंटेस्टाइनल फ्लूइड से किस में जाएगा? ब्लड स्ट्रीम में जाएगा, एंड आर कैरीड इन द ब्लड स्ट्रीम। और उसके बाद हमारे एक्सक्रीटिव ऑर्गन्स में जाएगा और हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप सो आपको ये समझ आया, टॉपिक अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, और शेयर करिएगा इस वीडियो को, और प्लीज़ सपोर्ट करिए इस चैनल को। बाकी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में हम होम्योस्टेसिस के बारे में पढ़ेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स वो एग्ज़ाम्स में आया है। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़िए।